सोनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान अपने 20 वर्षीय पुत्र और बूढ़ी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन हरिया का बेटा किशन थका हारा घर पर आया ही था कि तभी उसने देखा उसकी माँ विमला और उसका पिता हरिया उदास बैठा हुआ था। किशन अपने पिता की ओर देखकर बोला, अरे क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों बैठे हैं? और माँ, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं किशन बेटा, बस हम पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। बातें? तो आप दोनों ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे कि आप दोनों के हंसमुख चेहरे पर उदासी के बादल छा गए हैं? बेटा, तुम तपती धूप में बेकार में कड़ी मेहनत करके अपने शरीर का पसीना बहा रहे हो। बेटा, तुम तो जानते हो ना कि पिछले 2 वर्षों से सारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। जब मैं तुम्हें खेत में हल चलाते हुए देखता हूँ और बंजर जमीन पर मेहनत करते हुए देखता हूँ और उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं देखता, तो मुझे अपने आप पर बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर कि अगर मैं धनवान होता तो मैं तुम्हें एक अच्छा व्यापारी बना देता। अरे क्या पिताजी, आप और माँ इतनी सी बात पर उदास बैठे हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने बचपन में मुझे क्या सिखाया था? क्या बताया करते थे? यही ना कि किसान का बेटा किसान ही बनता है, उसकी रगों में खून की जगह मेहनत बहती है। और रहा सवाल सूखे का, अरे पिताजी, वो तो पूरे राज्य में पड़ रहा है, कोई अकेले मेरे खेत में थोड़ना पड़ रहा है। किशन, मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं कि बेटा, बंजर जमीन पर फसल नहीं उगती है। तुम्हारी मेहनत बेकार है, मत किया करो ना इतनी मेहनत। शायद आप सही कह रहे हैं, परंतु कोशिश करने में क्या जाता है पिताजी, बताइए। घर में अनाज समाप्त होने की कगार पर है। पिताजी, कभी सोचा है कि जब घर में अनाज समाप्त हो जाएगा तो आखिर हम क्या खाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, आज शाम को मैं और मुखिया जी इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। शाम को किशन का पिता हरिया गांव के मुखिया के पास चला गया। मुखिया हरिया की ओर देखकर बोला, हाँ आओ हरिया, आओ 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 आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। घरों में अनाज समाप्त होने लगा है और देखो, ये धरती बंजर हो चुकी है। मैं अपने पुत्र को यही बात समझा रहा था। तुम्हारा पुत्र बहुत मेहनती युवक है हरिया। जब बंजर जमीन पर उसे हल चलाते हुए देखता हूँ और फसल उगाने की कोशिश करते हुए देखता हूँ तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। परंतु अफसोस भी होता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि बंजर जमीन पर फसल तो उगा नहीं करती ना। हाँ, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ मुखिया जी, कि हमें कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा ना। हल निकाल लिया है हरिया। मैंने फैसला कर लिया है कि कल मैं और तुम सोनपुर राज्य में चलेंगे और महाराज विक्रम से मदद मांगेंगे। महाराज विक्रम बहुत ही दयालु राजा हैं। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली मुखिया जी। मैं तो काफी दिनों से यही सोच रहा था। चलिए चलते हैं। अगले दिन हरिया और मुखिया सोनपुर राज्य के महल के अंदर चले गए, मगर राज दरबार में राजा विक्रम के स्थान पर उसका पुत्र राजकुमार बलदेव बैठा हुआ था। राजकुमार बलदेव मुखिया और हरिया की ओर देखकर बोला, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? हमें महाराज से काम है। महाराज यहाँ पर नहीं है, वो कुछ समय के लिए राज्य से बाहर गए हुए हैं, बहुत जरूरी काम के लिए। तब तक मैं ही इस राज्य का कार्यभार संभाल रहा हूं। तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो इस समय मैं ही तुम्हारा महाराज हूं। बताओ, किस काम के लिए यहां पर आए हो? महाराज, हमारा गांव सूखे की चपेट में है। धरती बंजर हो चुकी है, फसलें नहीं उग रही हैं और गांव में अनाज भी समाप्त होने की कगार पर है। हमारी सहायता कीजिए राजकुमार। अगर अनाज समाप्त हो गया
तो हम सब भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मुखिया की बात सुनकर राजकुमार बलदेव जोर जोर से हंसते हुए मुखिया का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, अरे मूर्ख, ये सूखा तो पूरे राज्य में फैला हुआ है, इसकी चपेट में तो पूरा राज्य है। अगर मैं पूरे राज्य की मदद करने पर उतर आऊंगा तो फिर महल में रहने वाले क्या कहेंगे? राजकुमार की बात सुनकर हरिया सवालिया नजरों से राजकुमार बलदेव की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब? तो सुनो, मतलब यही है कि जब राज्य में सूखा पड़ता है तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है, और सूखे में अगर किसी को भोजन खाने का अधिकार होता है तो वो सिर्फ राजा और महलों में रहने वाले लोगों का। निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता और दोबारा यहां पर आना भी नहीं। मैं अपने पिता की तरह नहीं हूं, मैं अपने महल में भिखारियों को बर्दाश्त तक नहीं करता। निकलो यहां से। हरिया और मुखिया मुंह लटकाकर अपने गांव आ गए। हरिया का लटका हुआ चेहरा देखकर उसका पुत्र किशन उससे बोला, क्या बात है पिताजी, ये आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? हरिया अपने बेटे को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज राज्य में मौजूद नहीं है और राजकुमार बलदेव ने मुझे और मुखिया जी को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर किशन के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। आखिरकार ये राजकुमार बलदेव अपने आप को समझता क्या है? उन्हें कोई अधिकार नहीं है अपनी प्रजा को इस तरह से अपमानित करने का। तभी किशन की माँ विमला अपने पुत्र से बोली, तुम्हारी बात सही है किशन, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर राजा प्रजा पर अत्याचार करता है तो प्रजा का भी तो अधिकार होता है ना उसके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन किशन, महाराज इस समय राज्य में नहीं है। मुखिया जी और तुम्हारे पिता का अपमान राजकुमार ने किया है। महाराज विक्रम तो बहुत ही दयालु है। परंतु आप शायद भूल रही हैं माँ कि महाराज के बाद राज्य की बागडोर महाराज का बड़ा बेटा राजकुमार बलदेव ही संभालेगा। अगर अभी से उसकी सोच प्रजा के प्रति ऐसी है तो वो तो सारे राज्य को तहस नहस कर देगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमारा गांव भूख से तड़प रहा है और महल में रहने वाले लोग वो अपना जीवन ऐशो आराम से व्यतीत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, मैं कल ही राजकुमार बलदेव से मिलने जरूर जाऊंगा। इधर राजकुमार बलदेव महल की छत पर खड़ा हुआ ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी उसका छोटा भाई राजकुमार अशोक वहां आकर बोला, बड़े भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज आपने 2 लोगों को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। हाँ, क्योंकि वो इस सूखे में मदद मांगने के लिए आए थे। भैया, वो हमारी प्रजा हैं और प्रजा बुरे समय में अपने राजा से ही तो मदद मांगने आती है, और एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की सहायता करे, ना कि उसे ऐसे दुत्कारे। देखो अशोक, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि पिताजी के बाद मैं ही इस राज्य की बागडोर संभालूंगा और महाराज बनूंगा, और हर राजा के अपने काम करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरे मामले में दखल मत दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनने के बाद मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूं। इतना बोलकर राजकुमार बलदेव घमंड से अकड़ता हुआ वहां से चला गया और बेचारा राजकुमार अशोक मुंह लटकाकर अपने कक्ष की ओर चल दिया। अगले दिन राजकुमार बलदेव दरबार में बैठकर अपनी पत्नी सुलेखा के साथ हंसी मजाक कर रहा था कि तभी वहां की दरबार में किशन आ पहुंचा। राजकुमार बलदेव किशन की ओर देखकर बोला, अब तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम किशन है राजकुमार। कल मेरे पिताजी और मेरे गांव के मुखिया आपसे सहायता मांगने के लिए आए थे। उन्होंने आपको बताया कि पूरा गांव सूखे की चपेट में है, परंतु आपने उनकी कोई सहायता नहीं की और उन्हें अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। मूर्ख लड़के, गरीबों का कोई अपमान या सम्मान नहीं होता। राजा उनके साथ कोई भी व्यवहार करे, उनका काम होता है उस व्यवहार को चुपचाप बर्दाश्त करते रहना। ये सुनकर किशन बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं राजकुमार बलदेव। मैं जानता हूं कि महाराज के बाद आप ही इस राज्य की बागडोर संभालेंगे,
परंतु आपका प्रजा के प्रति ये नकारात्मक व्यवहार इस राज्य को यहां तक कि आपको भी बर्बाद कर देगा। आपके इस व्यवहार से प्रजा बागी हो जाएगी और आपको ये समझना होगा कि बागी प्रजा के हाथों बड़े से बड़े राजा बड़ी